नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं वो आपके साथ अजीत। भारत और चीन की विदेश नीति के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा है। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता में विकास और आर्थिक मसलों के अलावा सीमा विवाद जैसे मुद्दे पर भी बात हुई है। खास बात यह रही कि दोनों देश इस तरह की पहल को आगे भी जारी रखने पर सहमत हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 दिनों से एक साथ हैं और पीएम मोदी अपने अंदाज में दोनों देशों के बीच की नजदीकियां बयान करते हुए दिखे। हमने तय किया है कि अपने आदान प्रदान को हर स्तर पर बढ़ाएंगे, शिखर सम्मेलन का सिलसिला बनाए रखेंगे। जिनपिंग के दौरे से ठीक पहले भारत चीन बॉर्डर पर कोहराम मचा हुआ था। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बात साफ कर दी थी कि बिजनेस में मीलों की बातें होंगी, लेकिन बॉर्डर पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा भारत। गुरुवार को दोनों देशों के नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद कुछ समझौतों पर दस्तखत किए। अब बिजनेस में कितने मील आगे हैं भारत और चीन, इस सवाल का जवाब उन समझौतों में है जो भारत और चीन के बीच हुए। भारत और चीन के बीच कुल 12 समझौते हुए, जिसके जरिए चीन अगले 5 साल में $20 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। आइए नजर डालते हैं उन समझौतों पर। सबसे बड़ा समझौता ये है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला पास का नया रूट खुलेगा। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, रेलवे स्टेशनों के विकास और रेलवे यूनिवर्सिटी शुरू करने में चीन मदद करेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल के लिए ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार हुआ है। इसमें व्यापार असंतुलन को दूर करने, 5 साल में $20 बिलियन का चीनी निवेश करने और निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाने की बात है। इसके अलावा कृषि, फार्मा और सेवा क्षेत्र के भारतीय उत्पादों के लिए चीन अपने बाजार को खोलने में विशेष कदम उठाएगा। सीमा पार के आर्थिक अपराधों और कस्टम अपराधों को रोकने के लिए दोनों देश एक दूसरे को सूचना साझा करेंगे। दोनों देश पारंपरिक दवाओं पर रिसर्च, टेस्ट और उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के विकास और रिसर्च के लिए इसरो और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम करेंगे। मुंबई और शंघाई के बीच सिस्टर सिटी रिलेशंस का समझौता हुआ है। इसके अलावा पुणे में 1250 एकड़ के क्षेत्र में चीन इंडस्ट्रियल पार्क लगाएगा। भारत और चीन के बीच $35 बिलियन का व्यापार असंतुलन है, जो चीन की तरफ झुका हुआ है। इस बात को जिनपिंग के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। मैंने उनसे इसकी चिंता प्रकट की कि हमारे ट्रेड की गति कम हुई है और ट्रेड इम्बैलेंस भी बढ़ा है। मुझे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने आश्वस्त किया है कि इस विषय पर ठोस कदम उठाएंगे। जापान के बाद चीन से भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसे समझौते किए हैं जो अच्छे दिनों की तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं। सीमाई विवाद को छोड़ दें तो व्यापार के लिहाज से पीएम मोदी ने अपना गुजराती कॉमर्स यहाँ भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीनी राष्ट्रपति के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के समझौतों में एक समझौता वो भी है जिससे कैलाश मानसरोवर का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन आखिर ये रास्ता क्या होगा, किस तरह से आपको जाना होगा, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक बार फिर इस अहम समझौते के जरिए कैसे गूंजा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा एक बार फिर गूंजा है। सीमा पर आपसी आजमाइश के बीच दिल्ली में बैठे चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने सूत्री जिस एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, उसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरा मार्ग खोलने की मंजूरी अहम है। अहम इसलिए क्योंकि ये आस्थावान भारत के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसे लेकर मांग तो काफी पहले से हो रही थी, लेकिन अमल अब हुआ है। इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। दरअसल इसी साल ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे को उठाया था।
जिसके बाद चीन ने इस पर गंभीरता से विचार करने के संकेत दिए थे। कयास उसी वक्त से लगने लगे थे कि चीनी राष्ट्रपति अपने भारत दौरे में इस प्रस्ताव को मंजूर कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। तीर्थ यात्रियों को राहत देने की बात चीन ने मान ली है। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल उत्तराखंड के कुमाऊं से होते हुए लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में प्रवेश करती है, जो काफी कठिन मार्ग है। भारत काफी पहले से मांग करता रहा है कि चीनी सिक्किम रूट को खोल दिया जाए ताकि यात्रा में आसानी हो। नया रास्ता 2 जगहों से प्रस्तावित हो सकता है, पहला हिमाचल के शिवकिला दर्रे से और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रे से। ये दोनों ही रास्ते अपेक्षाकृत सुगम हैं। बहरहाल चीन और भारत के बीच हुई शिखर बैठक के बाद कैलाश मानसरोवर को लेकर हुआ फैसला सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि 1981 से चल रही परंपरागत रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अब तक कोई सुविधाजनक रूट न होना इस यात्रा को मुश्किल बनाता था, जो मुश्किल अब खत्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए कैलाश मानसरोवर के रास्ते के असली गणित से आपको परिचित करवाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा दरअसल दुनिया की कठिनतम धार्मिक यात्राओं में से एक है। तो इसके पीछे वजह दरअसल इस रूट का भौगोलिक हिसाब किताब है। समुद्र तल से 19,500 फीट तक की ऊंचाई से होकर गुजरने वाली इस यात्रा में मौजूदा रास्ता उत्तराखंड और नेपाल से होकर जाता है। ये यात्रा भारत के लिए हर साल कुमाऊं से शुरू होती है, जो लिपुलेख दर्रे से तिब्बत में प्रवेश करती है। ये रूट काफी लंबा है और कठिन भी है। हालत ये कि मानसरोवर पहुंचने के बाद यात्रियों के लिए कैलाश तक जाने के लिए सिवाय पैदल यात्रा के और कोई विकल्प नहीं बचता। ऊपर से काफी ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। इससे सांस की तकलीफें बढ़ जाती हैं। सांस के रोगियों को काफी तकलीफ होती है और यही वजह है कि इस यात्रा के लिए अमूमन शारीरिक तौर पर फिट लोगों को ही चुना जाता है। अभी इस यात्रा में कम से कम 20 से 22 दिन लगते हैं। और अब बात भारत और चीन के बीच के उस सच की, जो तब भी वैसा का वैसा रहा जब भारत और चीन के आला नेता व्यापारिक मसले पर समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे। लद्दाख सीमा पर वही कश्मकश चल रही थी। भले ही दिल्ली में दोनों देश समझौते की बात कर रहे थे, आखिरकार सीमाई विवाद पर सिर्फ चिंता ही जताई जा सकी और चीन ने अपना वही घिसा पिटा जवाब दिया। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। 中印边境地区保持了和平与稳定，由于边境尚未划定，有时可能会出现设备。 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुस्कुराहट में बड़ा दर्द छुपा है। दिल्ली में चीनी राष्ट्रपति की मेहमान नवाजी हो रही है और उधर लद्दाख में चीन के सैनिक और चरवाहे LAC के अंदर घुसे हुए हैं। ऐसे में देश का सवाल सिर्फ यही है कि क्या अब भी चीन भरोसे के काबिल है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात का एजेंडा बिजनेस ही सेट हुआ था, लेकिन लद्दाख की घटना ने बातचीत के एजेंडे का सच से सामना करा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त शी जिनपिंग को सीधे शब्दों में बता दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। यह दो देशों की एक महत्वपूर्ण सहमति है और इसका दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए। हमें बाउंड्री क्वेश्चन को जल्दी हल करना चाहिए। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी को लद्दाख की घुसपैठ के बारे में बताया गया है, जिसके तनाव की छाया जिनपिंग के साथ बातचीत पर भी पड़ी। हर रोज 4000 किलोमीटर की LAC पर चीन की घुसपैठ की खबरों से देश चिंतित है। हमारे सीमा संबंधी समझौते और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से फायदा हुआ है, परंतु मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है
और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जवाब बेहद ही ठंडा रहा। ये वैसा ही जवाब है जिसकी बरसों से चीन को आदत पड़ गई है। 进展，中印边境地区保持了和平与稳定。由于边境尚未划定，有时可能会出现涉边事件，但双方完全可以通过现有多层次的涉边机制，及时加以有效管控，防止对双边关系形成大的干扰。中方有决心同印方通过友好协商早日解决边境。 अगर बॉर्डर को लेकर विवाद है तो क्या चीनी सैनिक दादागिरी करेंगे, भारतीय सैनिकों को धमकाएंगे और मौका लगेगा तो टेंट लगाकर LAC के अंदर बैठ जाएंगे, जैसा कि 11 सितंबर से लद्दाख में हो रहा है। डेमचौक में चीनी सैनिक और चरवाहे भारतीय सीमा के अंदर हैं और डेमचौक के गांव वाले और भारतीय सुरक्षा बल उनके सामने डटे हैं। चुमुर में भी तनाव लगातार बढ़ रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिकों की मदद के लिए 2 बटालियनें चीनी सीमा में हैं। भारत ने भी ITBP की 1 बटालियन और लगभग इतनी ही संख्या में सेना के जवानों को भेजा है। दोनों ओर के सैनिकों की धक्का मुक्की की घटनाओं ने तनाव और बढ़ा दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो भारतीय सीमा में मौजूद उस झोपड़ी को नहीं हटाएगा जिस पर ऐतराज के बाद सारा मामला शुरू हुआ था। जहां बॉर्डर पर तनाव इस हद तक हो, सैनिकों के साथ गांव वाले भी आमने सामने खड़े हों, वहां मसला सुलझाने के लिए केवल बात करना ही काफी नहीं है। अब कार्रवाई को तेज करने की जरूरत है। लद्दाख के डेमचौक और चुमुर में आमने सामने डटे सैनिकों की वापसी का रास्ता आज भी नहीं निकला। दिल्ली में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद सिर्फ ये उम्मीद आई कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत जारी रहेगी। हर रोज चीन की घुसपैठ की खबरों से परेशान देश को शायद इससे ज्यादा की उम्मीद थी। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो एक तरफ उधर चीनी सैनिकों की घुसपैठ और इधर डिप्लोमेसी की बातें हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे के दौरान उनकी पत्नी पेंग खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। और कुछ वैसा ही तब भी हुआ था जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आए थे। दरअसल विदेशी दौरों पर अपनी पत्नियों का साथ डिप्लोमेसी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि नेता सियासी गुफ्तगू करते हैं और उनकी वाइफ्स लोगों पर अपना तिलिस्म बिखेरती हैं। किसी भी देश के प्रीमियर जब किसी और देश के ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी का जाना लगभग जरूरी सा है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिश्ते कितने भी तल्ख और नरम हो, सियासत के मंच पर पत्नियों का रोल अपने आप में खास होता है। नेता जहां सियासी गुफ्तगू में लगे रहते हैं, वहीं उनकी बीवियां उस देश में अपना जादू बिखेरने की कवायद में लगी रहती हैं। पॉलिटिकल भाषा में इसे वाइफ डिप्लोमेसी कहते हैं, जो हमेशा हिट रही है। चीनी राष्ट्रपति जब भारत आए तो उनसे ज्यादा अटेंशन उनकी पत्नी पेंग ने बटोरी। उनके अंदाज, उनके स्टाइल और खास तौर पर मशहूर उनके हेयर स्टाइल्स ने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। यूं तो डिप्लोमेटिक दौरों पर चीनी राष्ट्रपति अपने पत्नियों के साथ कम ही दिखते थे, लेकिन पेंग ने आउट ऑफ द वे जाकर हिंदुस्तान का दौरा भी किया और यहाँ के लोगों का दिल भी जीता। अब जरा इन्हें देखिए, बराक ओबामा की कामयाबी की चाबी और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स की बीवी है ये। लेकिन इन सबसे अलग मिशेल ओबामा की अपनी पहचान है। वो लॉ ग्रेजुएट हैं, अच्छी वकील रह चुकी हैं और अब अमेरिका में वो फैशन आइकन भी बन चुकी हैं। मिशेल कुछ भी पहनती हैं, वो फैशन बन जाता है। उन्होंने अमेरिकन फर्स्ट लेडीज की इमेज ही बदल दी। 2 बच्चों की करीने से परवरिश करने के बाद भी मिशेल के पास कोई न कोई इवेंट मौजूद ही रहता है, जिससे उनकी अपनी पहचान बनती है। अब तारुफ कराते हैं ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी से। समांथा कैमरून ब्रिटिश पीएम की पत्नी होना इनका पहला परिचय है, लेकिन समांथा इससे अलग भी ब्रिटेन की सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है। समांथा के भी स्टाइल और फैशन सेंस को सराहे बिना नहीं रहा जा सकता और उनकी वार्डरोब भी स्टाइलिश और डिजाइनर वेयर से भरी रहती है। खूबसूरत और मशहूर बीवियों की लिस्ट में
फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके निकोलस सरकोजी का भी नाम आता है, क्योंकि मॉडल कम एक्ट्रेस कार्ला ब्रूनी के साथ वो जिस भी दौरे पर गए, कार्ला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये चेहरा भी आप पहचानते होंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की नई गर्लफ्रेंड जूली गेट। जूली फ्रांसीसी एक्ट्रेस और निर्देशक हैं। उनका फ्रेंच प्रेसिडेंट से अफेयर है और जल्द ही दोनों शादी भी कर सकते हैं। सियासत की दुनिया में मशहूर बीवियों में एक नाम जॉर्डन की खूबसूरत रानी रानिया का भी है। रानिया अल अब्दुल्ला, वो जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला की पत्नी हैं। वो पुरानी रानियों जैसी बिल्कुल नहीं और अपने फैशन स्टेटमेंट्स की वजह से वो खासी चर्चित भी रहती हैं। और इनसे मिलिए पड़ोसी देश भूटान की रानी अशी पेमा। 24 साल की रानी अशी की शादी राजा जिग्मे खेसर से हुई, तो यहाँ डिप्लोमेसी का अलग ही रंग दिखा। ये शाही कपल हनीमून के लिए हिंदुस्तान आया और रानी की खूबसूरती का जादू हिंदुस्तान के भी सर चढ़कर बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ग्रेट ब्रिटेन यानी आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड की मिलीजुली टेरिटरी, जिससे मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये वक्त इस किंगडम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के समूह से बना यूनाइटेड किंगडम अब अपना एक देश खोने की कगार पर है। इस देश का नाम है स्कॉटलैंड। 307 सालों से स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है, लेकिन अब ये देश ब्रिटेन से टूटने की कगार पर है और इसीलिए गुरुवार को यहां जनमत संग्रह करवाया गया। स्कॉटलैंड में गुरुवार का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। हो सकता है कि ये दिन आने वाले सालों में ऐतिहासिक बन जाए। ये वही तस्वीरें हैं जो अब तक एक खूबसूरत डेस्टिनेशन के तौर पर जाने जाने वाले स्कॉटलैंड को एक नई पहचान दे सकती हैं। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड को 307 सालों के बाद दुनिया के सामने यूनाइटेड किंगडम से अलग अस्तित्व दे सकती हैं। स्थानीय वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर स्कॉटलैंड की किस्मत का फैसला बैलेट्स में बंद होना शुरू हो गया। स्कॉटलैंड के लोग ब्रिटेन में रहने या आजाद होने को लेकर अपनी राय जनमत संग्रह के माध्यम से दे रहे हैं। इसके लिए मतदाताओं को पर्ची दी गई, जिस पर लिखा गया है कि क्या स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए। इस पर मतदाताओं को हाँ और ना में इस सवाल का जवाब देना है। इस जनमत संग्रह में 42,85,323 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 7,09,024 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान का रजिस्ट्रेशन कराया है। मतदान के लिए 2,608 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 11:30 बजे से रात 10 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जनमत संग्रह के बाद मतगणना के लिए कुल 32 सेंटर्स बनाए गए हैं। स्कॉटलैंड को अलग होने को लेकर 4 बार सर्वेक्षण कराए जा चुके हैं। इन सर्वेक्षणों में 48% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने और 52% लोगों ने अलग होने की बात कही थी। 5वें सर्वेक्षण में ये अंतर 49% और 52% का हो गया था, जबकि मतदान से 1 घंटा पहले कराए गए सर्वे में कुल 6,000 लोग ऐसे थे जो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए थे। पीएम डेविड कैमरन ने जनमत संग्रह के एक दिन पहले तक स्कॉटलैंड के निवासियों का मन बदलने की कोशिश की थी। उन्होंने मंगलवार को अपने भाषण में कहा कि ब्रिटेन को बचाने के लिए मतदान करें। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे हमारा परिवार हमेशा के लिए टूट सकता है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से हम वापस नहीं जा सकते। आपका एक फैसला हम सबका फैसला होगा। अगर स्कॉटलैंड के लोग हाँ करेंगे तो हमेशा के लिए स्कॉटलैंड और यूके के रास्ते अलग हो जाएंगे। लेकिन स्कॉटलैंड के आजादी समर्थक नेता एलेक्स सेलमैन ने इन नेताओं को ब्रिटिश सरकार का सबसे अविश्वसनीय नेता बताया है। स्कॉटलैंड की जनता ब्रिटिश सरकार की नीतियों से वैसे भी थोड़ी खपा रहती है और अब जब फैसले की चाबी उसके हाथ में है तो शुक्रवार की सुबह ही ये बताएगी कि आखिर फ्राइडे ब्रिटेन के लिए गुड होगा या स्कॉटलैंड के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूंकि ये रेफरेंडम रात 10 बजे तक गुरुवार के होना है, चलना है, इसलिए
भारतीय समय से अगर तुलना करें स्कॉटलैंड की, तो अभी वहां पर ये जनमत संग्रह चल रहा है, ये प्रक्रिया वहां पर चल रही है। इस जनमत संग्रह के बारे में अगर आपको बताएं तो किसी भी देश या प्रांत के अलग होने की वो प्रक्रिया है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। जनता खुद ये तय करती है कि उसे आजादी चाहिए या नहीं। स्कॉटलैंड में भी यही प्रक्रिया चल रही है और ब्रिटेन की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। आइए देखते हैं स्कॉटलैंड के लोगों का इस जनमत संग्रह को लेकर क्या रुख रहा है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा होते हुए भी उससे हमेशा कटा कटा ही रहा। इसकी वजह थी इस देश की सभ्यता और संस्कृति के मामले में ब्रिटेन से जुदा होना। स्कॉटलैंड अपने वैभवशाली इतिहास के चलते खुद को ब्रिटेन से कहीं भी कमतर नहीं समझता है और यही वजह यूनाइटेड किंगडम से आजादी का आधार बनी। पिछले कुछ सालों से स्कॉटलैंड के कुछ नेशनलिस्ट स्कॉटलैंड की आजादी की मांग कर रहे हैं। इनका मानना है कि स्कॉटलैंड की अपनी अलग सभ्यता और संस्कृति है। एजुकेशन में भी स्कॉटलैंड इंग्लैंड से पीछे नहीं बल्कि आगे है और अपनी इसी सभ्यता को एक अलग पहचान देने के लिए वो जनमत संग्रह की प्रक्रिया में है। स्कॉटिश लोगों की राय इस मामले में मिलीजुली आ रही है। कोई ब्रिटेन से अलग होना चाह रहा है तो किसी को ब्रिटेन से अलग होना दूरदर्शी फैसला नहीं लग रहा है। For Scotland in general, the country is going to be really divided regardless what happens. That's how I feel about it. If the outcome does not represent my vote, if we do not get independence, there is still going to be a change because there is a whole generation who have been energised politically. We're starting to question things and we're starting to find out the truth. So it's a very, very exciting time in Scotland. I think after 300 years we're due a change and can't be any worse than this government. Basically we can still have the backup of the United Kingdom, which will give us the security we need in a globalised world. Just don't believe that the Yes campaign was convincing enough about how it could go wrong. So they had all the best cases but not the worst cases. लोगों को इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। कुछ लोग बेहद आशा से भरे हैं तो कुछ के मन में अनगिनत सवाल हैं। लेकिन आजादी के पक्षधर नेता एलेक्स सैलमैंड इस जनमत संग्रह को लेकर बेहद उत्साह में नजर आ रहे हैं। That's an extraordinary moment. It's a once-in-a-lifetime opportunity. And I think you can see already from the number of people voting. I mean, normally the voting here in Strichen is in that wee room there. And now they're in the big hall. And that's so they can accommodate the number of people who want to take that opportunity of a lifetime. We've got the chance to build a more prosperous economy, but also a fairer society. That's a wonderful, positive vision. And that's why Scotland should grasp that opportunity with both hands. स्कॉटलैंड की किस्मत का फैसला शुक्रवार की सुबह अपने साथ लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल लोगों की आशाएं चरम पर हैं और आशंकाएं दिल में दबी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर वीडियो गेम के शौकीनों के लिए। जापान में टोक्यो गेम शो की ओपनिंग हो चुकी है। इस शो की में मोबाइल फोन गेम्स और कुछ ऐसे खास गेम्स भी डिस्प्ले होने वाले हैं जिन्हें स्मार्टफोन्स, टैबलेट, कंप्यूटर्स पर खेला जा सकेगा। गेम्स के इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स इंडी ने कुछ नए गेम्स भी लॉन्च किए हैं। कुल मिलाकर इस शो में करीब 1400 नए गेम्स आपके सामने आने वाले हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन गेम्स में से 500 गेम्स ऐसे हैं जो खास स्मार्टफोन्स के लिए बनाए गए हैं। यानी अगर पुराने गेम्स से आप बोर हो चुके हैं तो जल्दी ही मार्केट में आपके लिए कुछ ब्रांड न्यू गेम्स अवेलेबल होने वाले हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपका थोड़ा सा हेल्दी होना आपको फैशन ट्रेंड से दूर कर रहा है तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी डिजाइन्स जो खास तौर पर प्लस साइज फिगर वालों के लिए ही तैयार किए गए हैं। फैशन ब्रांड एवांस कर्व कॉन्शियस लोगों का खास ख्याल रखता है और ब्रिटेन में इसकी कुछ ऐसी डिजाइन्स पेश की गई हैं जो मोटे लोगों के लिए भी स्टाइलिश दिखने में मदद करेंगी। आपको दिखाएं तस्वीरें। इन डिजाइन्स में हर शेप एंड साइज की महिलाओं के लिए कुछ न कुछ मौजूद है जो आपको ट्रेंडी और फैशनेबल बनाएगा।